हेलो एवरीवन, कैसे गाइज आप सभी। आई होप सभी बिल्कुल स्वस्थ मस्त और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो गाइज जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे कल पेपर हैं और CIN-02 पंच महाभूत का पेपर है। ठीक है, तो गाइज एक कमेंट आया था कि अति लघुत्तरीय प्रश्न लेकर आओ सभी इकाइयों के, तो इसीलिए मैंने सोचा कि बना लेते हैं एक वीडियो। मैंने फिर दिन में बैठकर नोट्स बनाए और आज क्योंकि सावन का लास्ट सोमवार है तो शाम को आरती में भी जाना है, तो इसलिए मैंने सोचा अभी वीडियो बना लिया जाए। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं इकाई 1 से शरीर संरचना परिचय अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों से शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, मानव शरीर की संरचना का मूल आधार किसे माना जाता है? उत्तर, मानव शरीर की संरचना का मूल आधार पंच महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और कोशिका सेल्स को माना जाता है। आयुर्वेद के अनुसार मानव शरीर की रचना किन तत्वों से मिलकर हुई है? आयुर्वेद के अनुसार मानव शरीर की संरचना पंच महाभूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से मिलकर हुई है। शरीर रचना विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? शरीर रचना विज्ञान के अंतर्गत मानव शरीर के विभिन्न अंगों, उनकी बनावट, उनकी आपस की स्थिति का अध्ययन किया जाता है। चौथा क्वेश्चन, शरीर क्रिया विज्ञान से क्या तात्पर्य है? शरीर क्रिया विज्ञान के अंतर्गत मानव शरीर के विभिन्न अंगों और प्रणालियों की कार्यप्रणाली का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, मानव शरीर में पृथ्वी तत्व का मुख्य प्रतिनिधित्व क्या करता है? मानव शरीर में हड्डियां, मांसपेशियां, मांस और बाल आदि ठोस संरचनाएं पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व करती हैं। शरीर में जल तत्व का क्या कार्य है? शरीर में जल तत्व शरीर के सभी तरल पदार्थों जैसे रक्त, लसिका, पाचक रस आदि का निर्माण करता है और शरीर में नमी बनाए रखता है। हमारे शरीर में अग्नि तत्व का संबंध मुख्य रूप से किससे है? अग्नि तत्व का संबंध शरीर की ऊर्जा, तापमान और चयापचय से है। शरीर में वायु तत्व की क्या भूमिका है? वायु तत्व शरीर में सभी प्रकार की गतियों, श्वास क्रिया और तंत्रिका तंत्र के संचालन को नियंत्रित करता है। मानव शरीर में आकाश तत्व को कैसे समझा जा सकता है? शरीर के सभी आंतरिक खाली स्थानों, गुहाओं और नलियों को आकाश तत्व के रूप में समझा जाता है। प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार शारीरिक स्वास्थ्य का मुख्य रहस्य क्या है? प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार शरीर में इन पंच महाभूत का संतुलन ही शारीरिक स्वास्थ्य का मुख्य रहस्य है। इकाई 2, पंच महाभूत परिचय अति लघुत्तरात्मक प्रश्न। देखिए अभी क्या था, तो शरीर संरचना परिचय। ठीक है, पहला क्वेश्चन, पंच महाभूत शब्द का अर्थ क्या है? पंच महाभूत शब्द का अर्थ प्रकृति के वे 5 मूल घटक हैं जिनसे संपूर्ण ब्रह्मांड और मानव शरीर की रचना हुई है। ब्रह्मांड के निर्माण करने वाले पंच महाभूत कौन से हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ठीक है, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा में पंच महाभूतों का क्या महत्व है? इनके संतुलन से स्वास्थ्य बना रहता है और असंतुलन से रोग उत्पन्न होते हैं। यही प्राकृतिक चिकित्सा का मूल आधार है। किस महाभूत को सृष्टिकर्ता का सबसे पहला और सूक्ष्म तत्व माना जाता है? आकाश तत्व को सबसे सूक्ष्म और सभी तत्वों का आधार, अवकाश प्रदान करने वाला माना जाता है। मानव शरीर में भारीपन, स्थिरता और दृढ़ता किस महाभूत के कारण होती है? पृथ्वी तत्व के कारण शरीर में स्थिरता और दृढ़ता आती है। हमारे शरीर का अधिकांश भाग किस महाभूत के अंतर्गत आता है? शरीर के सभी तरल पदार्थ और रक्त जल महाभूत के अंतर्गत आते हैं। शरीर में ऊर्जा, गर्मी और पाचन क्रिया का संचालन अग्नि महाभूत करता है, अभी पढ़ा। प्राणवायु शरीर में होने वाली हर हलचल किस महाभूत से नियंत्रित होती है? वायु महाभूत द्वारा। पंच महाभूतों के सबसे घने, सॉलिड और सबसे सूक्ष्म तत्व क्रमशः कौन से हैं? सबसे घना तत्व पृथ्वी और सबसे सूक्ष्म तत्व आकाश है। प्राकृतिक चिकित्सा में रोगों के उपचार का मुख्य सिद्धांत क्या है? बिगड़े हुए पंच महाभूतों के संतुलन को प्राकृतिक तरीकों जैसे मिट्टी, जल, धूप, वायु और उपवास से पुनः स्थापित करना ही उपचार का सिद्धांत है। इकाई 3, जीवन शैली के रोग व पंच महाभूत। इस इकाई के अति लघुत्तरीय प्रश्न। जीवन शैली के रोग से क्या तात्पर्य है?
गलत खान पान, शारीरिक श्रम की कमी, मानसिक तनाव और अस्वस्थ दैनिकचर्या के कारण होने वाले रोग जीवन शैली के रोग कहलाते हैं, जैसे मधुमेह, उच्च रक्तचाप आदि। आधुनिक जीवन शैली के रोगों का मुख्य कारण किसे माना जाता है? प्राकृतिक नियमों के विरुद्ध आचरण, फास्ट फूड का सेवन और शारीरिक निष्क्रियता को इनका मुख्य कारण माना जाता है। प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार जीवन शैली के रोगों का मुख्य कारण क्या है? शरीर में पंच महाभूतों का असंतुलन और शरीर में विषैले तत्वों का संचय होना। मधुमेह रोग का सबसे संबंध मुख्य रूप से किस महाभूत के असंतुलन से है? पृथ्वी और अग्नि तत्व के असंतुलन से, विशेषकर चयापचय गड़बड़ाने के कारण। उच्च रक्तचाप की समस्या में कौन सा महाभूत मुख्य रूप से प्रभावित होता है? वायु और अग्नि तत्व, जो शरीर में गति और उष्णता को नियंत्रित करते हैं। जीवन शैली से जुड़े रोगों को दूर करने में कौन सी चिकित्सा पद्धति सबसे प्रभावी है? प्राकृतिक चिकित्सा, जिसमें खान पान में सुधार और पंच महाभूतों का संतुलन किया जाता है। तनाव और मानसिक अशांति का संबंध किस तत्व की कमी या असंतुलन से है? आकाश तत्व की कमी और अत्यधिक भागदौड़ भरी दिनचर्या से। मोटापा किस महाभूत की अधिकता या विकृति का परिणाम है? पृथ्वी और जल महाभूत की अधिकता का परिणाम। जीवन शैली के रोगों से बचने के लिए योग और प्राकृतिक चिकित्सा में क्या सलाह दी जाती है? सूर्य नमस्कार, योग, संतुलित प्राकृतिक आहार, नियमित योगासन, पर्याप्त नींद और श्रम युक्त जीवन शैली अपनाने की सलाह दी जाती है। क्रोनिक दीर्घकालिक रोग क्या होते हैं? वे रोग जो लंबे समय तक बने रहे और जिनकी उत्पत्ति गलत जीवन शैली के कारण धीरे धीरे होती है, उन्हें क्रोनिक रोग कहते हैं। अब यहाँ पर अगर दीर्घकालिक रोग पूछ लिया तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन क्रोनिक रोग पूछ लिया तो हो सकता है आप थोड़े सोच में पड़ जाए कि ये क्या है, ये किसके बारे में पूछ रहा है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन। चैप्टर है स्वास्थ्य की परिभाषा, लक्षण, रक्षण, उपाय, पथ्य, अपथ्य एवं विरुद्ध आहार। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार स्वास्थ्य की सही परिभाषा क्या है? स्वास्थ्य केवल रोगों या दुर्बलता का अभाव नहीं है, बल्कि यह शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से पूर्ण कल्याण की स्थिति है। प्राकृतिक चिकित्सा के दृष्टिकोण से एक स्वस्थ व्यक्ति की क्या पहचान है? जिसका शरीर हल्का, मन प्रसन्न, पाचन तंत्र दुरुस्त और सभी इंद्रियां ठीक से काम करती हो, वह स्वस्थ व्यक्ति है। स्वास्थ्य का रक्षण करने से क्या तात्पर्य है? अपने शरीर को स्वस्थ बनाए रखने और रोगों से शरीर की रक्षा करने के लिए उचित दिनचर्या और आहार विहार का पालन करना ही स्वास्थ्य का रक्षण है। पथ्य आहार किसे कहते हैं? वह आहार जो शरीर के अनुकूल हो, पचने में आसान हो और स्वास्थ्य की रक्षा व वृद्धि करे, उसे पथ्य आहार कहते हैं। अपथ्य आहार क्या होता है? वह आहार जो शरीर के प्रतिकूल हो, बीमारियों को बढ़ावा देता हो और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो, उसे अपथ्य आहार कहते हैं। विरुद्ध आहार, दूध के साथ खट्टी चीजें जैसे नींबू या संतरा या मछली का सेवन करना विरुद्ध आहार का क्लासिक उदाहरण है जो त्वचा रोग पैदा कर सकता है। विरुद्ध आहार का अर्थ होता है कि मतलब जैसे कोई आहार लिया, उसके विरुद्ध आहार करने से शरीर को नुकसान हो सकता है, कोई बीमारी भी हो सकती है। ठीक है, जैसे दूध के साथ मछली का सेवन करने से त्वचा के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा में उपवास और विश्राम को स्वास्थ्य के लिए क्यों जरूरी माना गया है? यह शरीर की आंतरिक सफाई करने और ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने का सबसे बड़ा उपाय है। अच्छे स्वास्थ्य के मुख्य उपाय, रक्षण के उपाय क्या हैं? संतुलित प्राकृतिक भोजन, शुद्ध जल, ताजी हवा, पर्याप्त धूप और सकारात्मक सोच। विरुद्ध आहार खाने से शरीर पर क्या बुरा प्रभाव पड़ता है? शरीर में टॉक्सिन्स, विषैले तत्व पैदा करता है और चयापचय को बिगाड़कर कई गंभीर रोग उत्पन्न करता है। आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा में दिनचर्या का पालन क्यों आवश्यक है? यह हमारे शरीर की जैविक घड़ी, बायोलॉजिकल क्लॉक को संतुलित रखता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाता है। इकाई 5, मिट्टी, पृथ्वी तत्व का अर्थ, गुण एवं विभिन्न रोगों के महत्व। पहला प्रश्न, प्राकृतिक चिकित्सा में मिट्टी चिकित्सा का मुख्य आधार क्या है? उत्तर, मिट्टी चिकित्सा का मुख्य आधार शरीर के तापमान को नियंत्रित करना और आंतरिक विषैले तत्वों को बाहर निकालना है।
दूसरा, चिकित्सा के लिए उपयोग में लाई जाने वाली मिट्टी कैसी होनी चाहिए? मिट्टी पूरी तरह से साफ, प्रदूषण मुक्त, गहरी जमीन से निकाली गई और कंकड़ पत्थर व रसायन खाद से रहित होनी चाहिए। मिट्टी में कौन सा प्रमुख प्राकृतिक गुण पाया जाता है जो शरीर के लिए उपयोगी है? मिट्टी में ठंडक देने और अतिरिक्त गर्मी को अपने अंदर खींचने का प्राकृतिक गुण होता है। पेट पर मिट्टी की पट्टी रखने से कौन सा रोग दूर होता है? कब्ज, अपच, गैस और पेट की कई प्रकार की बीमारियां दूर होती है और पाचन तंत्र मजबूत होता है। सिर दर्द या आंखों की थकान दूर करने के लिए मिट्टी का प्रयोग कैसे किया जाता है? माथे और आंखों पर ठंडी मिट्टी की पट्टी रखकर इसे दूर किया जाता है। त्वचा रोगों जैसे एक्जिमा, सोराइसिस में मिट्टी चिकित्सा किस प्रकार लाभ पहुंचाती है? यह त्वचा के रोम छिद्रों को खोलकर विषैले पदार्थों को बाहर निकालती है और खुजली व जलन में ठंडक देती है। मिट्टी शरीर के किस दोष या तत्व को संतुलित करती है? यह मुख्य रूप से शरीर में पृथ्वी तत्व और बढ़े हुए अग्नि तत्व गर्मी को संतुलित करती है। क्या हर प्रकार की चिकनी या उपजाऊ खेत की मिट्टी चिकित्सा के लिए उपयुक्त है? नहीं। रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक मिली हुई खेत की मिट्टी चिकित्सा के लिए हानिकारक होती है। इसके लिए शुद्ध प्राकृतिक मिट्टी चाहिए। जोड़ों के दर्द में मिट्टी का लेप लगाने से क्या लाभ होता है? यह दर्द वाली जगह पर सूजन को कम करती है और मांसपेशियों को राहत देती है। प्राकृतिक चिकित्सा में मिट्टी स्नान का क्या महत्व है? मिट्टी स्नान पूरे शरीर की त्वचा को तरोताजा करता है, रक्त संचार को सुधारता है और शरीर की थकान मिटाता है। अब हम आ गए इकाई 6 पर, जल तत्व का अर्थ, गुण एवं विभिन्न रोगों के महत्व। अति लघुत्तरीय प्रश्न का पहला प्रश्न है, प्राकृतिक चिकित्सा में जल को कौन सा महाभूत माना गया है? जल को जीवन का आधार और जल महाभूत माना जाता है जो शरीर का मुख्य घटक है। मानव शरीर का लगभग कितना प्रतिशत भाग जल से निर्मित है? मानव शरीर का लगभग 60 से 70% भाग जल से निर्मित है। जल चिकित्सा का मुख्य सिद्धांत क्या है? जल के तापमान, ठंडा, गर्म, गुनगुना और दबाव के गुणों का उपयोग करके शरीर के रक्त संचार को सुधारना और रोगों को दूर करना। शरीर में जल तत्व की कमी से कौन सी मुख्य समस्या उत्पन्न होती है? डिहाइड्रेशन, कब्ज, त्वचा का सूखापन और थकान जैसी समस्याएं दूर होती हैं। बुखार की स्थिति में माथे पर ठंडे पानी की पट्टी रखने से क्या लाभ होता है? यह मस्तिष्क और शरीर के बढ़े हुए तापमान को कम करती है और ठंडक प्रदान करती है। कब्ज के रोगियों के लिए सुबह खाली पेट पानी पीना क्यों फायदेमंद है? यह आंतों की सक्रियता बढ़ाता है और मल त्याग की प्रक्रिया को सुगम बनाता है। हाइड्रोथेरेपी में गर्म जल स्नान का क्या उपयोग है? यह मांसपेशियों की जकड़न को दूर करता है और पसीने के जरिए विषैले तत्व बाहर निकालता है, मन को शांत करता है। प्राकृतिक चिकित्सा में रीढ़ की हड्डी पर ठंडे पानी की धारा डालने से क्या प्रभाव पड़ता है? यह पूरे तंत्रिका तंत्र को उत्तेजित करता है और संतुलित करता है। शरीर के विषैले पदार्थों को बाहर निकालने में जल कैसे मदद करता है? पसीने, मूत्र और मल के रास्ते जल शरीर के सभी टॉक्सिन्स को बाहर फ्लश आउट कर देता है। जल चिकित्सा का सबसे सरल और आम रूप क्या है? पर्याप्त मात्रा में शुद्ध पानी पीना और शरीर की आंतरिक व बाह्य सफाई करना इसका सबसे सरल रूप है। इकाई 7, जल चिकित्सा में प्रयुक्त विभिन्न पट्टियां, यंत्र एवं सेक का प्रयोग। जल चिकित्सा में पट्टियों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? शरीर के किसी विशेष अंग पर तापमान का प्रभाव डालकर रक्त संचार को नियंत्रित करना और दर्द या सूजन को कम करना। ठंडी गीली पट्टी का उपयोग मुख्य रूप से किस स्थिति में किया जाता है? सूजन को कम करने, तेज बुखार में तापमान घटाने और सिर दर्द से राहत पाने के लिए। गर्म सेक शरीर पर क्या प्रभाव डालता है? यह मांसपेशियों की ऐंठन को दूर करता है, रक्तवाहिकों को फैलाता है और पुराने दर्द में राहत देता है। जल चिकित्सा में कटी स्नान किस यंत्र या टब की सहायता से किया जाता है? विशेष टब होता है, स्टीज बाथ टब का उपयोग किया जाता है जिसमें मरीज कमर तक पानी में बैठा रहता है। भाप स्नान का मुख्य कार्य शरीर के साथ क्या होता है? यह रोम छिद्रों को खोलकर भारी मात्रा में पसीना लाता है और शरीर के विषैले तत्वों को तेजी से बाहर निकालता है। अल्टरनेट सेक, ठंडी और गर्म सेक का बारी बारी प्रयोग का क्या लाभ है? यह रक्त संचार को तेजी से उत्तेजित करता है और कोशिकाओं को सक्रिय करता है। पेट की गीली पट्टी किस रोग के उपचार में विशेष रूप से उपयोगी है? यह भी पढ़ा अपन ने। जल चिकित्सा में प्रयोग होने वाली गीली पट्टी बनाने की सही विधि क्या है?
सूती कपड़े को ठंडे या गुनगुने पानी में भिगोकर अच्छी तरह निचोड़ लिया जाता है और उसके ऊपर सूखा ऊनी कपड़ा लपेट दिया जाता है। छाती की गीली पट्टी का प्रयोग किस बीमारी में किया जाता है? सर्दी, खांसी, छाती का जकड़ना और ब्रोंकाइटिस जैसी श्वसन समस्याओं में। जल चिकित्सा के दौरान सेक या पट्टियों का प्रयोग करते समय किस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए? रोगी की शारीरिक सहन शक्ति, उम्र और उसकी रोग की अवस्था के अनुसार ही तापमान तय किया जाना चाहिए। इकाई 8 सूर्य किरण चिकित्सा अग्नि तत्व का अर्थ, परिभाषा एवं महत्व तथा 7 रंगों का प्रयोग बताइए हैं। पहला प्रश्न आता है, सूर्य किरण चिकित्सा का मुख्य आधार क्या है? सूर्य के प्रकाश और उसके 7 रंगों के चिकित्सकीय गुणों का उपयोग करके शरीर के अग्नि तत्व को संतुलित करना। सूर्य के प्रकाश में कुल कितने मुख्य दृश्यमान रंग होते हैं? बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। किस रंग के सूर्य की किरणों से सबसे अधिक गर्म उष्ण माना जाता है? लाल रंग। नीले रंग को ठंडा रंग माना जाता है। ये सूजन को कम करता है और मानसिक शांति तथा रक्तचाप को नियंत्रित करता है। वात रोग अर्थात जोड़ों के दर्द या पक्षाघात पैरालिसिस में किस रंग की धूप या पानी का प्रयोग किया जाता है? लाल या नारंगी रंग की किरणों बोतल के चार्ज किए गए पानी का प्रयोग किया जाता है। सूर्य की किरणों द्वारा सौर जल कैसे तैयार किया जाता है? साफ रंगीन कांच की बोतल में पानी भरकर उसे सुबह से शाम तक कम से कम 6 से 8 घंटे सूर्य की धूप में रखा जाता है। शरीर में विटामिन डी की पूर्ति के लिए कौन सी धूप सबसे उत्तम मानी जाती है? सुबह की हल्की और कोमल धूप। हरा रंग स्वास्थ्य के लिए किस रूप में कार्य करता है? हरे रंग को प्राकृतिक टॉनिक और संतुलनकारी माना जाता है जो तंत्रिका तंत्र को शांति और ताजगी देता है। पीला रंग हमारे शरीर के किस तंत्र को प्रभावित करता है? यह पाचन तंत्र को सक्रिय करता है और बौद्धिक क्षमता व स्फूर्ति को बढ़ाता है। सूर्य चिकित्सा का आविष्कार या इसे लोकप्रिय बनाने में किस प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति का योगदान है? यह प्राकृतिक चिकित्सा का प्रमुख अंग है जिसे हेलियोथेरेपी भी कहते हैं। इकाई 9 वायु तत्व का अर्थ, विधि एवं उपयोगिता। पहला प्रश्न, प्राकृतिक चिकित्सा में वायु तत्व का क्या महत्व है? वायु तत्व को जीवन का प्राण ऑक्सीजन माना जाता है जिसके बिना कुछ मिनटों की भी कल्पना नहीं की जा सकती। मानव शरीर के लिए शुद्ध वायु ऑक्सीजन क्यों अति आवश्यक है? यह कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचाकर ऊर्जा उत्पन्न करती है और शरीर के जहरीले तत्वों को कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकालती है। वायु स्नान से क्या तात्पर्य है? खुले वातावरण में शुद्ध ताजी हवा के संपर्क में शरीर के अंगों को कुछ समय के लिए खुला छोड़ना वायु स्नान कहलाता है। श्वसन तंत्र को स्वस्थ रखने के लिए कौन सी क्रिया सबसे उत्तम है? प्राणायाम, गहरी सांस लेने के अभ्यास और खुली हवा में टहलना। अशुद्ध प्रदूषित हवा हमारे शरीर पर क्या प्रभाव डालती है? यह फेफड़ों की कार्यक्षमता को कमजोर करती है, दमा, अस्थमा, श्वास रोग और मानसिक थकान पैदा करती है। प्राकृतिक चिकित्सा में खुली हवा में सोना या बैठना किस रोग के उपचार में मददगार है? अनिद्रा, उच्च रक्तचाप और पुराने श्वसन रोगों के उपचार में। शरीर में प्राण वायु का प्रवाह मुख्य रूप से किसके द्वारा नियंत्रित होता है? यह श्वसन प्रक्रिया और तंत्रिका तंत्र द्वारा नियंत्रित होता है। डीप ब्रीथिंग, गहरी सांस लेने की प्रक्रिया से शरीर को क्या मुख्य लाभ मिलता है? फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है, रक्त में ऑक्सीजन का स्तर सुधरता है और तनाव कम होता है। वायु चिकित्सा का मुख्य उद्देश्य क्या है? शरीर के आंतरिक अंगों तक प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचाकर कोशिकाओं को पुनर्जीवित करना। घर के अंदर वेंटिलेशन, हवादार कमरे का होना स्वास्थ्य के लिए क्यों जरूरी है? ताकि कमरे की बासी हवा निकलती रहे और लगातार ताजी ऑक्सीजन से भरपूर हवा मिलती रहे। इकाई 10 उपवास, आकाश तत्व का अर्थ, महत्व, विभिन्न प्रकार के उपवास विधियां। पहला प्रश्न, प्राकृतिक चिकित्सा में उपवास का वास्तविक अर्थ क्या है? उपवास का अर्थ केवल भूखा रहना नहीं है बल्कि शरीर और मन को विश्राम देकर आंतरिक सफाई करना है। उपवास को किस महाभूत से जोड़ा गया है और क्यों? इसे आकाश तत्व से जोड़ा गया है क्योंकि उपवास के दौरान शरीर में खालीपन, आकाश और हल्कापन आता है जिससे ऊर्जा आंतरिक अंगों की मरम्मत में लगती है। प्राकृतिक चिकित्सा में उपवास को रोगों का सबसे बड़ा उपचार क्यों माना जाता है? यह पाचन तंत्र को पूरी तरह विश्राम देता है और अब शरीर को अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को जगाकर टॉक्सिन्स बाहर निकालता है।
रस उपवास से क्या तात्पर्य है? इसमें ठोस आहार के स्थान पर केवल ताजे फलों के रस, नींबू पानी या सब्जियों के सूप का सेवन किया जाता है। पूर्ण उपवास किसे कहते हैं? जिसमें भोजन के साथ साथ केवल सादे पानी का ही सेवन किया जाता है और इस और किसी प्रकार का अन्य आहार नहीं लिया जाता है। उपवास तोड़ने का सबसे सही और प्राकृतिक तरीका क्या है? उपवास को हमेशा हल्के और पचने में आसान खाद्य पदार्थों जैसे मौसमी फलों के रस, ताजे फल या उबली हुई सब्जियों के पानी से तोड़ना चाहिए। नियमित रूप से लघु उपवास या एक समय का उपवास करने से क्या लाभ है? यह पाचन तंत्र को स्वस्थ रखता है, वजन नियंत्रित करता है और शरीर में स्फूर्ति बनाए रखता है। उपवास के दौरान मानसिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ता है? मन शांत, हल्का और स्थिर होता है क्योंकि पाचन में लगने वाली ऊर्जा बच जाती है और मस्तिष्क को विश्राम मिलता है। क्या उपवास हर व्यक्ति के लिए एक जैसा होता है? नहीं। उपवास की विधि रोगी की आयु, उसकी शारीरिक शक्ति और रोग की स्थिति के अनुसार अलग अलग तय की जाती है। प्राकृतिक चिकित्सा में उपवास को क्या संज्ञा दी गई है? इसे बिना दवा के महान चिकित्सा कहा गया है। इकाई 11 प्राकृतिक चिकित्सा में प्रयुक्त विभिन्न यंत्रों का परिचय। पहला, प्राकृतिक चिकित्सा में विभिन्न यंत्रों का उपयोग क्यों किया जाता है? प्राकृतिक चिकित्सा के सिद्धांतों को अधिक प्रभावी बनाने, उपचार को सरल करने और शरीर के विभिन्न अंगों पर तापमान व दबाव का सटीक प्रयोग करने के लिए। दूसरा, जल चिकित्सा में प्रयोग होने वाले सबसे आम यंत्र का नाम लिखिए। स्टीज बाथ टब और स्टीम बाथ कैबिनेट। ठीक है, याद रखिएगा ये चीजें। मैग्नेटोथेरेपी, चुंबक चिकित्सा में किस प्रकार के यंत्रों का उपयोग होता है? विभिन्न रोगों के उपचार के लिए चिकित्सीय चुंबक और मैग्नेटिक वाटर चार्जर का उपयोग होता है। क्रोमोथेरेपी, रंग चिकित्सा के लिए किस यंत्र की उपकरण की आवश्यकता होती है? रंगीन कांच की बोतल, कलर लाइट बॉक्स और विभिन्न रंगों के फिल्टर। हिप बाथ, कटी स्नान टब का उपयोग किस प्रकार किया जाता है? इसमें रोगी कमर तक पानी में बैठता है जबकि उसके पैर बाहर रहते हैं, जिसमें पेट और पेल्विक क्षेत्र के रोग दूर होते हैं। प्राकृतिक चिकित्सालयों में मड बाथ टब या मिट्टी लेप लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग होता है? फ्लैट स्लेब या विशेष मड बेड का उपयोग किया जाता है जिस पर लेटकर मिट्टी का लेप लगाया जाता है। मालिश या मर्म चिकित्सा के लिए प्राकृतिक चिकित्सा में किन उपकरणों का सहारा लिया जाता है? लकड़ी के रोलर्स, मसाजर बेल्ट और प्राकृतिक हर्बल तेलों की बोतलें। एनिमा केन या एनिमा किट का उपयोग किस उद्देश्य से किया जाता है? आंतों की सफाई और कब्ज को दूर करने के लिए। सन बाथ, सूर्य स्नान के समय शरीर की सुरक्षा के लिए कौन सा उपकरण इस्तेमाल किया जाता है? सिर पर रखने के लिए ठंडी गीली पट्टी और आंख की रक्षा के लिए नीले कांच का चश्मा। क्या प्राकृतिक चिकित्सा केवल यंत्रों पर निर्भर करती है? नहीं, यंत्र केवल सहायक साधन हैं। मुख्य चिकित्सा पंचमहाभूतों के प्राकृतिक संतुलन और जीवन शैली सुधार पर ही आधारित होती है। इकाई 12 एनिमा विधि, यंत्र प्रयोग एवं उसमें प्रयुक्त विभिन्न प्रकार के द्रव्य। पहला प्रश्न, प्राकृतिक चिकित्सा में एनिमा का क्या अर्थ है? एनिमा वह प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति है जिसके द्वारा गुदा मार्ग के रास्ते विशेष द्रवों को प्रवेश कराकर बड़ी आंत की आंतरिक सफाई की जाती है। एनिमा देने के लिए मुख्य रूप से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? इसके लिए एनिमा केन या एनिमा बेग, रबर ट्यूब, नोजल और स्टॉप कॉक से युक्त किट का उपयोग किया जाता है। प्राकृतिक चिकित्सा में एनिमा देने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जिद्दी कब्ज को तोड़ना, आंतों में जमे विषैले पदार्थों और सड़े हुए मल को बाहर निकालकर शरीर को डिटॉक्स करना। एनिमा विधि में सामान्यतः किस प्रकार के द्रव्य का प्रयोग किया जाता है? गुनगुना सादा पानी, नीम का पानी, नींबू का पानी, शरीर के तापमान के अनुकूल हल्का गुनगुना पानी। नीम एनिमा किस प्रकार के रोग में विशेष रूप से उपयोगी है? पेट के कीड़े, त्वचा रोग जैसे एक्जिमा, फोड़ी फुंसी और आंतों के संक्रमण को दूर करने के लिए। एनिमा लेते समय रोगी को किस मुद्रा में लेटना चाहिए? रोगी को बाई करवट लेकर अपने घुटनों को छाती की ओर मोड़कर लेटना चाहिए। क्या रोजमर्रा की जिंदगी में लगातार एनिमा लेना सही माना जाता है? नहीं, लगातार एनिमा लेना ठीक नहीं है, बल्कि गंभीर कब्ज या उपवास के शुरुआती दिनों में आंतों की सफाई के लिए किया जाने वाला यह एक अल्पकालीन उपाय है।
एनिमा देने से पाचन तंत्र और शरीर पर क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ता है? पेट का भारीपन दूर होता है और सिर दर्द व गैस से राहत मिलती है और पाचन तंत्र को नया बल मिलता है। एनिमा नोजल को अंदर डालते समय किस बात का सावधानी के तौर पर ध्यान रखना चाहिए? नोजल पर वैसलीन, नारियल का तेल या घी लगाकर चिकना कर लेना चाहिए ताकि वह आसानी से और बिना किसी चोट के अंदर जा सके। प्राकृतिक चिकित्सा में आंतों की सफाई को स्वास्थ्य के लिए क्यों अनिवार्य माना गया है? क्योंकि अधिकांश रोगों की जड़ अस्वस्थ और मलयुक्त आंतें होती हैं और आंतों की सफाई से रोग प्रतिरोधक क्षमता स्वतः मजबूत हो जाती है। तो ये थे हमारे 12 ही चैप्टर के अति लघु उत्तरीय प्रश्न। जिसने भी कमेंट किया था उनकी डिमांड पर मैं लेकर आ गई हूँ। लेकिन गाइज आप लोगों के कमेंट नहीं आ रहे, आप लोग वीडियो देख रहे हो, वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरी मेहनत पर ध्यान दीजिए, आप मेरी मेहनत भी देखिए। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा, आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए कि वीडियो अच्छा लगा है, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। बाकी आगे के वीडियोस नहीं आने वाले हैं, फिर सोच लीजिएगा आप अपने हिसाब से, ठीक है। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बने रहिए। और हाँ, प्लीज़ वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू गाइस।